हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के टाइप 2 के सवालों पे हम सर बात कर रहे हैं। अब इसी सीरीज का ये आखिरी लेक्चर होगा, यानी इस सवाल के साथ आपका टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टाइप 3 पे बात करेंगे। अब ये टाइप 2 का सवाल लेने के पीछे ना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। रीजन क्या है? सवाल वही है, फंडा वही है, करेंगे भी वही जो टाइप 2 में करते आ रहे हैं। तो सवाल लेने के पीछे सर क्या रीजन है? तो रीजन मैं आपको यह समझाना चाहता था कि स्टूडेंट्स बार बार जब अपने पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल x देखते हैं, स्टूडेंट्स जब बार बार अपने पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल x देखते हैं तो उनको लगता है कि एग्जाम में भी कोई भी पॉलिनोमियल आएगा तो वो x वाला ही होगा। वो चीज मैं आपको यहां पे दूर करना चाहता हूं कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में अगर 90% सवालों में जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल अगर x है तो आपको एग्जाम में भी जो सवाल आएगा उस पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल x ही होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसी वजह से मैंने यह सवाल लिया। अब देखो, कहानी पूरी की पूरी यहां पे वही है जो हम टाइप 2 में देखते आ रहे हैं, बस क्या दिख रहा है? पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल बदल गया। अभी तक आप x वाले वेरिएबल की बात करते हुए पॉलिनोमियल्स को देख रहे थे, अब इस दोनों के दोनों पॉलिनोमियल में दिख रहा है आपको कि यूज होने वाला वेरिएबल t है सर, x नहीं है। इसी वजह से मैं आपको लेना चाहता था यह सवाल कि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि कोई जरूरी नहीं है कि x पे बनाने की आदत डाल लो तो कोई दूसरे वेरिएबल पे सवाल आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे बनाएंगे सर, हमने तो x वाले सवाल बनाए हैं। इसी वजह से यह सवाल लिया है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पता है सर, वेरिएबल कोई भी यूज हो कंसेप्ट नहीं बदलेगा, वो हमें ध्यान में रखना है। तो क्या दिख रहा है सर? दोनों के दोनों पॉलिनोमियल में यूज होने वाला जो मेरा वेरिएबल है वो यहां पे क्या है सर? t है। और वो मुझे क्लियरली अपने रिप्रेजेंटेशन में भी देख के पता लग रहा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर t को मेंशन कर दिया गया है, जो कि यह बताता है कि आपके पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल t है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया फंडा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सवाल क्या है? सवाल सर वही है कि कुल मिला के मेरे को एक पॉलिनोमियल gt दे दिया गया है, एक पॉलिनोमियल ft दे दिया गया है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो मेरा पॉलिनोमियल gt है वो ft का एक फैक्टर है या नहीं है, यही मुझे यहां पे चेक करना है। अगेन सर दो मेथड पता है। अब यहां पे मैं आपको मेथड नंबर 1 का ओवरव्यू दे देता हूं और मेथड नंबर 1 से आपको बनाना होगा, ये आपका होमवर्क होगा। मैं यहां पे मेथड नंबर 2 से आपको बना के दिखा दूंगा। क्लियर है? अब देखो यहां बोर्ड पे, तो सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे यहां पे डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का काम करेगा ft, मेरे डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल का काम करेगा यहां पे gt। तो अगर मैं अपने ft को क्या करूं, अगर मैं यहां पे अपने ft को सर डिवाइड कर दूं gt से और डिवाइड करने के बाद मैं ये देखूं सर कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो तुरंत कह दूंगा कि चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया मतलब कि मेरा जो ft है वो gt से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मेरा gt ft का एक फैक्टर है यहीं पे। लेकिन अगर मैंने डिवाइड किया और मैं ये देख रहा हूं कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो मैं तुरंत कहूंगा चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है यानी कि मेरा ft gt से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि मैं gt को ft का एक फैक्टर नहीं कह सकता। यही कहानी होती है सर। कर लोगे डिवीजन? मेथड नंबर 1 आपका होमवर्क है, इसे बनाना। अब मेथड नंबर 2 मैं आपको यहां बताता हूं। अब देखो अगेन मेथड नंबर 2 की क्या कहानी चलती है सर कि यहां पे मुझे अपने किसी भी डिवीजन के लिए रूल पता होता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का, और मेरे सामने मेरा डिविडेंड है। क्या है सर? डिविडेंड। तो डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल का काम कर रहा है ft, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब मुझे यहां पे अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के बारे में भी पता है। क्या है सर? तो मेरा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है gt, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसी वजह से सवाल मैंने बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया है। अब उनको x की आदत हो जाएगी ना, तो क्या करेंगे? tt दिख रहा है लेकिन गलती से क्या करेंगे? गलती से यहां x लिख देंगे और यहां पे एग्जामिनर आपके नंबर उड़ा देगा, पूरे के पूरे नंबर गायब कर देगा। क्या गलती आपने कर दी? आपको क्लियरली दिख रहा है कि पूरी कहानी में यूज होने वाला वेरिएबल t है। अब आपको x की आदत हो गई, आपने x डाल दिया और यहीं पे आपने कर दी गलती। तो ध्यान रखना वेरिएबल क्या है, किसी भी चीज को रटो मत, इसलिए कहता हूं समझ के चलो। कंसेप्ट समझ गए ना, अब उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो जब आप किसी चीज को रट जाते हो, जैसे तुमने क्या किया, पूरा मान लो मेथड रट लिया। अब मेथड रट लिया, सवाल वही है, वेरिएबल बदल दिया, x की आदत हो गई है, x डाल दिया, सवाल भी बना दिया और नंबर भी नहीं मिले। कारण क्या था? पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल अलग था, आपने वेरिएबल अलग मान लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि ब्लंडर बन सकती है, उसका ध्यान देना।
तो बहुत क्लियरली पता है सर कि यूज होने वाला वेरिएबल टी है, तो एक्स नहीं होगा, तो टी ही मानेंगे। यानी कि सर हमने अपना ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मेट लिख लिया। अब यहां से मुझे पता है सर कंपैरिजन करके कहानी आगे बढ़ेगी। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल क्या है, तो तुरंत कहोगे सर जीटी है, जो कि है यहां पे टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू। अब यहां पे फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अपने कोशेंट वाला पॉलिनोमियल निकालना है। तो सर कोशेंट वाले पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अपने कोशेंट वाले पॉलिनोमियल की हम डिग्री बता सकते हैं अगर मुझे अपने डिवीजन में डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल पता हो और डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल पता हो। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर, यहां पे क्लियर कट ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरे डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि सर डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर, तो आप कहोगे सर डिग्री 2 है। तब आपको पता है कि आपके कोशेंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी सर, तो डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल की डिग्री माइनस डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी कि 4 माइनस 2 2। यानी आपको अब इतना पता लग गया है कि आपका जो डिवीजन होगा उसमें जो कोशेंट में पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री 2 होगी। यानी कि कोशेंट में जो पॉलिनोमियल आएगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 2। और आपको बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, क्या होता है सर, तो एक क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो दूसरी गलती क्या करोगे, तुम कहोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है और यहां पे फटाक से लिख दोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जैसे ही लिखोगे फिर गलती होगी। क्यों गलती कर दी तुमने ये कॉमन सेंस से नहीं सोचा कि भैया यहां पे मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म माना है उसमें मैंने वेरिएबल यूज कर दिया है x, जबकि सवाल क्लियर कट बता रहा है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हो रहा है वो t है, x नहीं है। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस है ना, वेरिएबल क्या दिख रहा है, वेरिएबल क्लियर कट दिख रहा है सर x नहीं t है, तो जहां जहां x है उसको t से बदलो भैया। तो t से बदलोगे तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कुछ भी रटो मत, समझ के चलो। मैंने क्या किया यहां पे, अगर ये चीज मैं किसी स्टूडेंट को बता दूंगा जो रट के मैथ्स पढ़ता है ना, तो वो पागल हो जाएगा, कहेगा ये सर आपने क्या लिख दिया है, तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो क्यों गलती हो रही है उनसे, कंसेप्चुअली चीजें नहीं समझी, इसलिए गलती आपको नहीं करनी है। हर चीज कंसेप्ट के साथ दिमाग में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है फंडा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा नहीं है कि एक्स के टर्म में याद है तो जहां मन करेगा एक्स डाल देंगे। ये एक्स के टर्म में इसलिए कहा गया क्योंकि ज्यादातर जो आपको पॉलिनोमियल मिलते हैं उनमें यूज होने वाला वेरिएबल एक्स होता है। अब यहां पे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें यूज होने वाला वेरिएबल तो एक्स है नहीं, यहां यूज होने वाला वेरिएबल टी है। तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी हिसाब से चेंज करो। तो उसी हिसाब से चेंज करोगे तो क्या चेंज करना है, जहां जहां एक्स था बस टी बना दिया और कोई चेंज नहीं करना है सर। सिंपल, मुझे पता होता है कि ये वेरिएबल का पार्ट है, तो जो वेरिएबल का पार्ट मुझे चेंज करना था कर दिया मैंने। यानी आपका सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, ये वाला ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। जहां पे a b c अगर निकल जाए तो मुझे अपना पॉलिनोमियल पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे यूज होने वाले सारे पॉलिनोमियल में यूज होने वाला जो मेरा वेरिएबल का पार्ट है सर वो t है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत गलती होती है इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे। अब देखो आगे प्लस रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की अब बात करते हैं। फिर से वही कहानी सर, मुझे बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट से पता है कि कोई भी डिवीजन हो रहा हो, रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना वो हमेशा डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी। अब डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्लियर है सर कि मेरे जो रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री सर 2 से कम होगी। तो 2 से कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल 1 भी हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है। कौन सा लेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था आपको हायर वाला लेना है, यानी कि सर मैं अपने 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिखूंगा। तो अब इतना क्लियर है कि मेरा जो रिमाइंडर होगा सर वो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूंगा। अब वो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो तुरंत कहोगे सर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b टाइप का। लेकिन फिर से सतर्क हो जाओ, वेरिएबल यहां पे जो यूज हो रहा है वो x नहीं है, वो t है। तो इसी में अपने हिसाब से चेंज करो, तो x की जगह t डालो, यानी कि सर at प्लस b टाइप का हो जाएगा। लेकिन फिर से एक और गलती है अभी भी यहां पे, क्या गलती है सर, आपने a और b का इस्तेमाल कर लिया, वहां पे कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कोई और कांस्टेंट इस्तेमाल करो। तो मैं वहां पे अब a b यूज नहीं कर सकता सर, तो मैं यहां पे क्या यूज कर दूंगा, कुछ pq यूज कर देता हूं। तो इसी चीज को मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा सर, pt प्लस q। क्या लिख दूंगा सर, pt प्लस q, जिसको देख के समझ में आ रहा है कि ये मेरे t वेरिएबल पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। कैसे पॉलिनोमियल का,
टी वेरिएबल पे लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे मुझे दिख रहा है मेरे कांस्टेंट्स का काम पी और क्यू कर रहा है। आप कुछ और यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे एक्स वाई यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई तो यूज हुआ नहीं है सवाल में। क्लियर है, कुछ भी रह सकते हो। फंडा क्लियर होना जरूरी है कि सर फॉर्मेट एक्स प्लस बी का होता है, लेकिन सवाल में जो भी वेरिएबल हो रहा है पॉलिनोमियल का वो वेरिएबल एक्स नहीं टी है, तो सवाल को इस हिसाब से बदला। अब अपने फॉर्मेट को इस हिसाब से बदल तो लिया, लेकिन अभी भी एक छोटी गलती रह गई। क्या? कि आपने अभी भी ए बी का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ए बी का इस्तेमाल हो चुका है, तो कोई और कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कोई दूसरा कांस्टेंट इस्तेमाल कर दिया। तो यहां से अपना स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या लिख दिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल का सर पीटी प्लस क्यू का, तो लिख दिया यहां पे सर पीटी प्लस क्यू। अब जाके सर चीजें सेट हुई हैं। तो जितनी चीजें बताई, कहां कहां गलती होती है उसको अलग से कॉपी पे नोट करो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। अब यहां पे वापस आ जाओ सवाल पे। ये चीजें क्लियर हो गई, सारा फंडा क्लियर है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे कुछ नहीं करना होता सर, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद सेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, कंपेयर करना है, वैल्यूज निकालनी है, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब स्टार्ट करो। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो, थोड़ा दूर से कर रहा हूं क्योंकि आपको अंदाजा है काफी लंबा जाता है। तो यहां पे सर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टी स्क्वायर इंटू ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ए टी की पावर 4 हो जाएगा, यहां पे प्लस 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 हो गया। अब आगे फिर से प्लस प्लस प्लस, टी स्क्वायर इंटू बी टी, ये आपका हो गया बी टी क्यूब, आगे प्लस 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 सी इंटू टी स्क्वायर लिख लिया सर। अगला टर्म माइनस प्लस माइनस 3 इंटू ए टी स्क्वायर हो जाएगा 3 ए टी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू बी टी हो जाएगा 3 बी टी, अगेन माइनस प्लस माइनस 3 इंटू सी हो जाएगा 3 सी लिख लिया सर। और वो जो चीज बची उसको उतार लो, यानी कि प्लस पी टी प्लस क्यू लिख लिया सर। अब यहां पे रीअरेंजमेंट करो और उसके बाद चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करो। अब क्लियरली दिख रहा है पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में पावर 4 वाला एक ही टर्म है, यानी कि ये है सर ए टी की पावर 4। क्यू वाला कितना टर्म है सर, क्यू वाला भी एक ही टर्म है, यानी कि प्लस बी टी क्यूब। उसके बाद सर स्क्वायर वाले बहुत सारे टर्म है, स्क्वायर वाले टर्म देख लेते हैं। यहां से अगर हम टी स्क्वायर को कॉमन ले लें, जो कि मेरा वेरिएबल का काम कर रहा है, तो यहां से कॉमन हो जाएगा सर सी, और यहां से कॉमन हो जाएगा -3a, तो इतना का काम हो गया। अब सर टी स्क्वायर का भी काम हो गया। अब टी की पावर 1 वाले टर्म देखते हैं, तो दिख रहा है सर टी की पावर 1 का एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, तो अगर यहां से हम प्लस टी को कॉमन ले ले तो मेरे पास यहां से -3 भी बचेगा, यहां से प्लस पी बचेगा। अब फाइनली सर कहानी कांस्टेंट की, क्या है कांस्टेंट, तो यहां पे अगर मैं प्लस लिख दूं तो मैं अपना कांस्टेंट q -3c लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लिया मैंने। अब चीजें मेरी सेट हो चुकी है, अब हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे अपना ft पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इसके बराबर है, कब होगा, अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग x के पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे, यानी कि तभी हो सकता है अगर इसका t का पावर 4 इसका t का पावर 4 के बराबर होगा, इसका t क्यूब इसके t क्यूब वाले टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, इसका t स्क्वायर के टर्म का कोएफिशिएंट इसके t स्क्वायर के टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, इसका t की पावर 1 के टर्म का कोएफिशिएंट इसकी t की पावर 1 के टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी वही जो कहानी x के लिए कर रहे थे यहां t के लिए बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे यूजन वाला वेरिएबल x नहीं t है सवाल के हिसाब से। स्टार्ट करो कंपैरिजन और वैल्यूज निकालना स्टार्ट करो। तो यहां पे अगर कंपैरिजन करके सर वैल्यूज निकालें तो सबसे पहले t की पावर 4 वाले टर्म को कंपेयर करके दिख रहा है सर कि ये तभी हो सकता है अगर मेरा a2 के बराबर होगा, कंपेयर कर लिया सर a2 के बराबर, एक आंसर आया। अगला सर t क्यूब का टर्म कंपेयर करें तो दिख रहा है यहां पे कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए, यानी कि मेरा b 3 के बराबर होना चाहिए, मेरा b 3 के बराबर होना चाहिए, तो सर b 3 के बराबर है। अब x स्क्वायर वाले यानी कि t स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं सर, यानी कि यहां से दिख रहा है कि टी स्क्वायर वाले टर्म का यहां पे कोएफिशिएंट है c-3 है, ये किसके बराबर होना चाहिए सर, तो यहां पे टी स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट के, यानी कि -2 के सर, -2 हो गया। अब आपको यहां पे बहुत अच्छे से a पता, a को पुट कर दोगे तो c आ जाएगा, तो c-3 इंटू a, 3 इंटू 2 6 बराबर -2, यानी कि c बराबर कितना आ गया, 6 उधर जाएगा, 6 - 2 +4, c कितना आ गया आपका सर, +4 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात करते हैं सर, तो देखो सर ए बी सी निकल गया, ए बी सी को पुट कर दोगे तो आपको अपना कोशेंट वाला पॉलिनोमियल निकल जाएगा। अब रिमाइंडर की बारी, रिमाइंडर में पी क्यू निकल जाएगा तो मैं बड़ी आसानी से अपने रिमाइंडर वाला भी पॉलिनोमियल बता दूंगा अगर होगा तो। क्लियर है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं सर, तो यहां तक का काम हो गया, कहां तक का, टी स्क्वायर वाले टर्म तक का। अब t की पावर 1 वाले टर्म को कंपेयर करते हैं, तो सर इसका कोफिशिएंट है -3b + p, जो बराबर होगा यहां के t की पावर 1 यानी कि -9 के।
अब यहां पे सर b की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है, कितनी है 3, तो 3 पुट करो, 3 3 जा 9, -9 प्लस p बराबर 9 -9, तो इसको सॉल्व करोगे सर तो p बराबर -9 प्लस 9 आ जाएगा, यानी कि 0 आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है सर, p की वैल्यू यहां पे 0 आ रही है। इतना नोट डाउन करो, ये वाला और ये वाला सेक्शन नोट डाउन करो। अब आगे बात करते हैं सर, अब बारी फाइनली q निकालने की, p तो निकल गया, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, तो q माइनस 3c बराबर, यहां पे कांस्टेंट टर्म है -12। अब आपको c पता है, c की वैल्यू डालो, c की वैल्यू है 4, डालो यहां पे 4, q -12 बराबर -12। अब -12 को उधर भेज दोगे तो q बराबर -12 प्लस 12 हो जाएगा, खत्म, 0 आ गया। अगेन सर यहां पे क्या दिख रहा है, q की भी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहां से क्या समझ में आया, आपने अपने रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल को माना था pt प्लस q, आपने pq निकाला, दोनों वैल्यू 0 आ गई, पुट करो यहां पे, यानी 0t प्लस 0 कुल मिला के क्या बन गया सर, 0 बन गया। और यहां से क्या पता लगता है सर, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने क्या देखा सर, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि जैसे ही मैंने अपने ft का डिवीजन किया gt से, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये इस बात को साबित करता है कि मेरा gt ft का एक फैक्टर है। क्लियर है, नोट डाउन करो। यहां से अगर मैं आपसे पूछ देता कि मुझे अपना कोशेंट वाला पॉलिनोमियल बताओ, तो क्या बता देते, इसमें a b c को डालो, तो सर मेरा कोशेंट वाला पॉलिनोमियल हो जाता है, यहां पे a को डालो, a कितना है आपका 2 है, यानी 2t स्क्वायर, b कितना है सर, b आपका 3 है, प्लस 3t, और यहां पे सर c कितना है, तो c आपका है सर 4 है, यानी कि +4। तो ये आपका क्या है सर, ये आपका कोशेंट वाला पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है सर, t। ऑब्वियस ही बात है, पूरी कहानी t में चल रही है तो वो भी t में ही आएगा, उसको भी नोट कर लेना। रिमाइंडर कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से मेथड 2 समझा दिया, क्योंकि मेथड 2 लगाने में कई बार इन छोटी छोटी चीज का ध्यान नहीं दोगे तो गलती कर सकते हो, वो गलती नहीं होनी चाहिए आपको। इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, क्योंकि यहां पे सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने आपको दिया। अब मेथड नंबर 1 से बनाना आपका होमवर्क है, और आई होप सारे स्टूडेंट्स मेथड नंबर 1 से सवाल को बनाएंगे। क्लियर है, तो यहां पे अब मैं कह सकता हूं कि फाइनली आपका टाइप 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से टाइप 3 की बात करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, सारी चीजें समझ में आई, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कहीं पे भी लग रहा है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।